हेलो स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट रिटेल मैनेजमेंट। इसके फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम स्टडी करेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो बोर्ड पे लिखे हैं आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिटेल? रिटेल क्या होता है? रिटेल कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। देखो, दो टर्म्स हैं, एक रिटेलर्स है, एक होलसेलर्स है। हम यहाँ पर रिटेलर्स की बात कर रहे हैं। पहले एक बार होलसेलर को समझते हैं। होलसेलर वो व्यक्ति है जो हमारा दुकानदार है, जो हमारा शॉपकीपर है, जिसके पास पूरा अबंडेंट में, बंच में सारा सामान है। वही सामान वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो उस दुकान पर कोई एक सिंगल चीज़ खरीदने आएगा, उसे सेल करेगा, उसे रिटेल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमें छजलाड़ी की शॉप पे जाना है, हमें रिटेल मैनेजमेंट की बुक खरीदना है। अब हमें एक ही बुक से काम है, हम उस बुक का एक ही पीस लेकर आएंगे, वो रिटेल में कहलाया जाएगा। पर छजलाड़ी के पास उस रिटेल मैनेजमेंट की कम से कम कितनी बुक्स होंगी? मे बी 50 बुक्स होंगी या फिर मे बी 100 बुक्स होंगी। जो 50-100 बुक्स हैं उसे हम होलसेल कहेंगे, बट जो हम केवल एक पीस, उसका एक बुक खरीद के ला रहे हैं, उसे रिटेल कहा जाएगा। तो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को अल्टीमेटली बेचना, सेल करना, उसे रिटेल कहा जाएगा। इसके कुछ नेचर्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब ही ये है कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, हमारे स्टॉक में हमें कितने सामान की इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम ओवर स्टॉक कर लें, हमें ज़रूरत 1000 यूनिट्स की है पर हमने हमारे स्टॉक में 10,000 यूनिट्स रखा हुआ है। तो एक इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट होना भी ज़रूरी है। आपको पता है कि अगले 2 महीने में आपके इतने यूनिट्स ऑफ बुक सेल हो जाएंगे या फिर इतने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। आप उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री पे कंट्रोल रखो। सेकंड, स्टोर लेआउट एंड डिज़ाइन। किसी भी स्टोर की लेआउट, किसी भी डिज़ाइन, आप किसी बुटीक में जाओगे, वहाँ पर आपने मैनिक्विन्स देखे होंगे, उन लोगों को अलग अलग ड्रेसेस पहना के वो डिस्प्ले में रखते हैं कि हमारी शॉप पर, हमारे बुटीक पर आपको ये सामान मिलेगा। कोई भी दुकान किस तरीके से बनाई गई है, किस प्लेस पर है, किस जगह पर है, कितनी सुंदर तरीके से उसे डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे, ये सारी चीज़ें स्टोर लेआउट और डिज़ाइंस में आएंगी। कस्टमर सर्विसेज, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। ऐसा ना हो कि आपने जो प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को सेल किया है, बाद में उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेल करने के बाद भी हमें उनकी सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एसी के बारे में सुना होगा, टाइम टू टाइम हमें एसी की सर्विसिंग करानी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आफ्टर सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो वी हैव टू कीप मेंटेनिंग अ प्रॉपर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ओके, अब कस्टमर सर्विसेज पॉजिटिव भी हो सकती है, कस्टमर सर्विसेज नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे पास गारंटी भी होती है, वारंटी पीरियड में रहते हैं वो प्रोडक्ट्स। अगर बाय चांस उसमें कोई डिफेक्ट निकल जाए तो हम परचेज़ करने के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो हम उस प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करवा सकते हैं, या फिर उसमें जो भी गड़बड़ आई है उसे सुधार करवाया जा सकता है। फोर्थ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक प्रॉपर सप्लाई चेन बना हो, इसका एग्जांपल हम ऑनलाइन मार्केट से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लिपकार्ट पे आपको कोई ड्रेस पसंद आई, आपने वो ड्रेस ऑर्डर करी, वो ड्रेस वहाँ से शिप हुई, फिर एक डिलीवरी बॉय के पास आई, उस डिलीवरी बॉय ने आपको आपके एड्रेस प्लेस पर वो ड्रेस डिलीवर करी। इससे पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। उसके बनने से, उसके वहाँ से डिस्पैच होने से, डिलीवरी बॉय के पास आने तक, और आपको फाइनली वो आपके घर पे डिलीवर होने तक, दिस इज़ नोन एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कोई सी कंपनी, कोई सी बिजनेस, कोई सा शॉप, कोई सी भी इन्वेंट्री दुकान कितने प्रॉफिट में है या फिर कितने लॉस में है, उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट आप कैसे डिसाइड करोगे? आपका कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। आप कस्टमर्स में सर्वे करवा सकते हैं कि हमें आपका ये प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर आप इस प्रोडक्ट में ये सुधार कर दीजिए, या फिर हमें ये चीज़ ऑर्गेनिकली ज़्यादा पसंद आ रही है। जैसी जैसी कस्टमर्स की डिमांड रहेगी, आप उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाएं। प्लस हर महीने टू महीने या फिर डे टू डेली बेसिस पर भी लोग अपनी दुकान में, लोग अपने बिजनेस में इस चीज़ का एक रिकॉर्ड रखते हैं कि हमें आज कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीपल के सर्वे से पता चल जाता है, जो हमने लोगों में सर्वेस किया होता है। प्लस
अगेन एंड अगेन बार बार किसी प्रोडक्ट की डिमांड, हमारे किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर आती है मार्केट में, उससे भी हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की सेल मोर देन 50% है, या फिर जो भी XYZ नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें उस प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया लग सकता है। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों का मार्जिन लेके चलना, प्लस ये आपको पता होना कि आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टी चैनल रिटेलिंग। मल्टी मतलब मोर देन वन, बहुत सारे। चैनल मतलब प्लेटफॉर्म्स मतलब आपका प्रोडक्ट दुकान पे भी बिक रहा है, आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बिक रहा है, आपका प्रोडक्ट डोर टू डोर्स भी आ रहा है। मल्टी चैनल रिटेलिंग का मतलब ये है आपका कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो आपको बहुत सारी जगह पर मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोलगेट का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोलगेट का टूथपेस्ट आपको आपकी पड़ोस की किराने की शॉप पे भी मिल जाएगा, आपको एक सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा, एक कन्वीनियंस स्टोर में भी मिल जाएगा, प्लस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, नायका पे मिल जाएगा, जो भी सारी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। मल्टी चैनल रिटेलिंग का मतलब एक यही है कि एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का मतलब वो है जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है। ऐसा नहीं है कि हमारी पड़ोस की एक आंटी कोई भी खाली बैठी है तो वो अपने घर के आगे वाले कमरे में एक दुकान खोल के बैठ गई हैं, चलो हम यहीं पे से कुछ सामान बेचने लग जाते हैं। नहीं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का मतलब है उस रिटेलर जो है, जो मालिक है उस रिटेल ओनर शॉप का, जो वहाँ पर बिज़नेस कर रहा है, उसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट्स होते हैं, रिटेल चेन्स होती है, हाइपर मार्केट्स होते हैं, इन सब को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। जिसके पास अपनी प्रॉपर लाइसेंसिंग हो, उसके बाद ही वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल करे। और ऐसा नहीं है कि अपने प्रोडक्ट सेल करे, बाकी कंपनीज़ के प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी किराने की शॉप में जाते हो, वहाँ पर आपको कोलगेट का टूथपेस्ट भी मिलेगा, सेंसोडाइन का भी मिलेगा, पतंजलि का भी मिलेगा, और भी XYZ ब्रांड्स के भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक सिंगल ब्रांड को बेचें। ठीक है, नेक्स्ट है रिटेल फॉर्मेट एंड टारगेट फॉर्मेट। रिटेल फॉर्मेट का मतलब ये है कि हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हर व्यक्ति उसे यूज़ कर पा रहा है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, हर एज ग्रुप का व्यक्ति, हर एज ग्रुप का फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसे रिटेल फॉर्मेट में कहा जाता है। एंड टारगेटेड मार्केट ये है कि हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करके हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉनसन्स एंड बेबी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जॉनसन एंड बेबी के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो छोटे बेबीज़ के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, या फिर मे बी शायद 8 to 10 years ओल्ड बेबीज़ के लिए। तो जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर जेंडर्स को टारगेट कर रहे हैं, मेनली वो टारगेटेड मार्केट में आ जाएगा। एंड रिटेल फॉर्मेट में सब लोग इंक्लूडिंगली आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन अबाउट व्हाट दे बाय, वांट, नीड। लोग क्या लेना चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और उनकी साइकोलॉजी किस अकॉर्डिंग होती है, वो क्या सोचते हैं कि उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए। इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स बताए गए हैं, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। इसमें आएंगे मोटिवेशन, लर्निंग, परसेप्शन। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप बुक्स खरीदोगे, अगर आप जिमिंग के लिए मोटिवेटेड हो तो आप जिमिंग की चीज़ें खरीदोगे, आप कुछ और लर्न करना चाहते हो आप कुछ दूसरी चीज़ें खरीदोगे। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल मीन्स हमारी फैमिली, हमारा स्टेटस। कल्चरल फैक्टर्स, हम कल्चरल सोसाइटी में हमारे प्रोग्राम्स में आते जाते हैं, लाइक दैट। पर्सनल मीन्स लाइक एज, इनकम, आपकी लाइफस्टाइल। हर व्यक्ति का, हर फैमिली का, हर एक मिडिल क्लास फैमिली का, अपर क्लास फैमिली का, लोअर क्लास फैमिली का एक अपना लाइफस्टाइल स्टेटस होता है। वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सबके अलग अलग प्रोडक्ट परचेज है, कोई ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करता है, कोई नॉर्मल लोकल चीज़ें यूज़ करता है। सो दिस कम्स अंडर पर्सनल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर,
इकोनॉमिक फैक्टर आपकी पर्सनल इनकम कितनी है, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, आपकी इनकम एक्सपेक्टेशंस कितनी है, आपकी सेविंग्स और आपकी पूरी फैमिली की सेविंग्स कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंज्यूमर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंज्यूमर मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम हमारा प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हैं, किस लोगों को बेचने वाले हैं, उसका क्या प्राइस रखने वाले हैं, किस कंट्री में बेचेंगे, कहाँ कहाँ हमारी मार्केटिंग करेंगे, कहाँ कहाँ ऐसा रीजनल एरिया है जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड आ सकती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन पढ़ते हैं। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। जैसे मैंने आपको यहाँ पर टारगेटेड मार्केट में एक एग्जांपल दिया था जॉनसन बेबी का। जॉनसन बेबी का पक्का है, उनका टारगेट ऑडियंस फिक्स है उनके दिमाग में कि हमको किसको टारगेट करना है, जो स्मॉल बेबीज़ है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो हर एज ग्रुप को टारगेट कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी स्पेसिफिकली एक ही एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर सकता है तो हमें ये चीज़ का पहले पता लगाना पड़ता है कि हम किस एज ग्रुप के लोगों को, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम स्किन केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हम हेयर केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हम मेडिसिन्स बना रहे हैं या फिर हम क्लोथिंग वेयर्स में जाना चाहते हैं या फिर हम फुटवेयर्स में जाना चाहते हैं या फिर हम एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेगमेंटेशंस बहुत हैं, आपके पास करोड़ों लाखों ऑप्शंस हैं, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए इस चीज़ में। सेकेंड, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू क्वांटिटी, आपका रीज़नेबल प्राइस, आप कैसी वैल्यू, कैसी क्वांटिटी, कैसी क्वालिटी मार्केट में सेल करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आपकी एक गलती होगी और आपका बिजनेस लिटरली डाउनफॉल में जा सकता है, बिकॉज आज की तारीख में कंपटीशन हर जगह है, इवन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो। इवन आई वुड से बिजनेस में तो ज़्यादा ही है। चूज़ मार्केटिंग चैनल्स। चैनल्स का मतलब ये होता है प्लेटफॉर्म्स, कि हम कहाँ कहाँ मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उस शहर में पैम्पलेट बंटवा सकते हो, आप बड़े बड़े बिलबोर्ड लगवा सकते हो, आप यूट्यूब पे ऐड करवा सकते हो, आप टीवीज़ में ऐड करवा सकते हो कि ये हमारा नया प्रोडक्ट आया है। तो मार्केटिंग मतलब लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन फैलाना कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सेकेंड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैंने अभी बात की आपसे। आप इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे ऐड कर सकते हैं, आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, आप ट्विटर पे ऐड कर सकते हैं, थ्रेड्स पे ऐड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, कोई रिजिड एरिया नहीं है, वहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारा नया प्रोडक्ट आया है, इसमें ये फ़ायदे हैं, या फिर जो भी इसकी क्वालिटीज़ है, इसे परचेज़ कीजिए। XYZ तरीका होता है उसको भी सेल करने का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये आजकल नया टर्म है। आई होप सो आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, तो इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। प्लस उस एक सिंगल व्यक्ति का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लोगों पर होता है। उसे छोटा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है, एल्डरली भी देख रहा है। कोई एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, अगर आज आपके प्रोडक्ट को अमिताभ बच्चन मार्केट करेगा या फिर सेल करेगा कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाई जाएगी। एक इसमें एक और वर्ड होता है ब्रांड एम्बेसडर। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कहा जाएगी, प्लस कहीं ना कहीं इसमें ब्रांड एम्बेसडिंग वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूज़र एक्सपीरियंस। ये लास्ट में छोटा सा लिखा है पर इसे देख लेना। यूज़र एक्सपीरियंस मीन्स आपका प्रोडक्ट आपने मार्केट में सेल किया, कस्टमर ने उसे परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, वो इसमें कुछ अपडेट चाहते हैं या फिर वो बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
आपके पास आजकल कोई भी बिज़नेस है वो अपने प्रोडक्ट्स का एक फ़ीडबैक ज़रूर मांगते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मांगते हैं, QR कोड स्कैन्स होते हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट पर आपको कहीं ना कहीं लेबलिंग में एक QR स्कैनर दिख जाएगा साइड से, जहाँ पर वो आपसे बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट की डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी, प्लस आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इफ़ यू आर 100% satisfied then also you should share your experience, and if you are not satisfied, you want something update, you want something to enhance there, so you can say that also। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हुई। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब एक कंज्यूमर, जो व्यक्ति कुछ सामान मार्केट में लेने गया है, वो कैसे प्रोसेस करता है, वो अपनी डिसीजन कैसे बनाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नीड। सबसे पहले तो हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। हमें कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, मान लो हमें शैम्पू की ज़रूरत पड़ी, हम देखेंगे हमें कौन सा शैम्पू ज़्यादा सूट करेगा, डिपेंड करेगा कि आपका हेयर टाइप क्या है। ये बस मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नीड हो सकती है आपके पास, आप उसके हिसाब से उस चीज़ को सर्च करोगे। सेकेंड, इन्फॉर्मेशन सर्च। अब आप ये देखोगे कि मार्केट में किस किस ब्रांड का शैम्पू है, अलग अलग तरीके के शैम्पूज़ आते हैं, एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ हैं, शाइनी शैम्पूज़ हैं, और कलर्ड बालों के लिए शैम्पूज़ है। तो डिपेंड करेगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव, जैसा मैंने अभी आपको बोला, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी, सेम रीजनेबल प्राइस आपको दो ब्रांड सेल कर सकता है। पैंटीन भी आपको वही शैम्पू दे सकता है जो डैमेज रिपेयर हो, और लॉरियल पैलेस भी आपको वही शैम्पू दे सकता है जो डैमेज रिपेयर हो। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे। ये आपके पास अल्टरनेटिव चॉइस है, आप इनमें से इवैल्यूएट करोगे कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हो। ओके। परचेज डिसीजन। अब आपने डिसीजन लिया है कि ओके फाइन, मैं लॉरियल से ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ तो मैं वो ब्रांड लेना चाहती हूँ, फिर आपने उसे परचेज कर लिया, ले लिया। नेक्स्ट, पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर, आपने वो शैम्पू लिया, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने वो शैम्पू लिया था, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, 50% सॉल्व हुई, 50% सॉल्व नहीं हुई, जो भी XYZ हुआ। प्री मतलब होता है पहले, जब हम डिसाइड कर रहे थे। पोस्ट मतलब हमारा परचेज करने के बाद। ओके। कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस कभी उस केस में आता है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की परचेज से या फिर अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से थोड़े सेटिस्फाई ना हो। मीन्स आपने जो लॉरियल का शैम्पू लिया था, आपको ऐसा लगा कि वो 50% ठीक है, 50% ठीक नहीं है, तो आप 100% सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप ये चीज़ उनको बता सकते हो उनकी वेबसाइट पर, उनको ईमेल करके, या फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कि आप वो प्रोडक्ट परचेज ना करो। बट इन केस अगर वो आपको सूट होता है, 100% सेटिस्फाई होता है, तो आप इस चीज़ को नेक्स्ट और भी परचेज करेंगे, या फिर यू विल ऑल्सो रिकमेंड टू अदर पीपल। ओके। यहाँ पर ये पॉइंट्स खत्म हुए। अब मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जो टॉपिक है वो थोड़ा टारगेट मार्केट से मिलता जुलता ही है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हम स्पेसिफिकली किसी एज ग्रुप के लोगों को, या फिर स्पेसिफिकली किसी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करके हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं या उतार रहे हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि हम बेबीज़ को ही टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम जानते हैं कि हम विमेंस को या लेडीज़ को ही टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम एथलीट्स को ही टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज हम एक लर्निंग बिजनेस में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी में हर तरह के स्टूडेंट्स टारगेटेड है, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो कैट हो, मैट हो, बैंकिंग सर्विसेज हो। उसका क्या मार्केट सेगमेंटेशन है कि वो एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगी। उनका टारगेट ये है, उनको ये लेना देना नहीं है कि कौन एक्टर बनना चाहता है, कौन सिंगर बनना चाहता है, या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है, या फिर कोई भी XYZ प्रोफेशन करना चाहता है। उनका टारगेट क्लियर है कि उन्होंने एजुकेशन एरिया में अपने कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को टारगेट किया हुआ है, और उसमें एज ग्रुप कुछ नहीं है।
मे बी 10th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का बच्चा या फिर PhD होल्डर तक के स्टूडेंट्स या फिर कुछ भी हम कैंडिडेट्स बोलेंगे, वो सब के सब एजुकेशन वहाँ से ले सकते हैं। सो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है, पर्टिकुलरली या तो फिर एज ग्रुप को टारगेट करना या फिर वेरी पर्टिकुलरली एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव या कंपोनेंट को उठाकर उन्हें टारगेट करना मार्केट में। ओके, इसके बाद है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक ऐसी चीज़ है जो 7 P's से बनी हुई है। 7P स्टैंड्स फॉर प्राइस। आपका प्राइस रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है मार्केट में अगर एक शैम्पू की कीमत 200 रुपये है, तो अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज़ कर रहे हो या फिर लॉन्च कर रहे हो तो आप 200 रुपये की जगह अपना शैम्पू 1000 रुपये में बेचो। नहीं, आपका जो प्राइस है वो रीज़नेबल होना चाहिए ताकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी, एक अपर मिडिल क्लास व्यक्ति भी उसे खरीद सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम रीच बढ़ाना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट की। ऐसा ना हो कि कुछ सेगमेंट ऑफ द पीपल ही उस चीज़ को परचेज़ कर सकें। प्रमोशन, भैया मार्केट में अगर कोई नई चीज़ आई है तो वो कैसे पता चलेगा? प्रमोशन के द्वारा, एडवर्टाइजिंग के द्वारा। प्लेस, हमने कहाँ हमारे स्टोर्स खोले हैं। आप एक मिडिल ऑफ द मार्केट में कोई अपनी शॉप खोलोगे या फिर एक पूरे टाउन के आउटवर्ड एरिया में जाके, किसी आउटस्कर्ट एरिया में जाके अपनी शॉप खोलोगे तो आपकी शॉप कहाँ ज़्यादा चलेगी? वहाँ ज़्यादा चलेगी ना जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते रहते हैं, लोगों की नज़रों में चीज़ आएगी। या फिर आप रतलाम के किसी आसपास या फिर किसी भी टाउन के किसी आसपास के एरिया में जाके अपनी शॉप डालोगे। इसलिए प्लेस, एक एक्यूरेट प्लेस का होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। देयर मतलब n नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस वर्ल्ड। आप किस कैटेगरी में उतरना चाहते हो, क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा। पीपल, प्रोसेस, पीपल किस लोगों को टारगेट किया जा रहा है? सबको टारगेट कर रहे हो या फिर केवल बच्चों को टारगेट कर रहे हो, केवल बड़ों को टारगेट कर रहे हो या फिर केवल एल्डरली लोगों को टारगेट कर रहे हो? एल्डरली लोग मतलब जो 55 प्लस हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको। प्रोसेस, आपकी पूरी प्रोडक्ट की प्रोसेस, प्रमोशन, प्लेस, कस्टमर के पास जाना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाएंगी। फिजिकल एविडेंस, फिजिकल और एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत, फिजिकल मतलब हमें वो चीज़ हमारे सामने दिखाई दे रही है, हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। फिजिकल एविडेंस का मतलब यही है कि हमारा पूरा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है, प्लेस भी डिसाइड हो चुकी है कि यहाँ पर हम हमारी शॉप ओपन करेंगे और वो प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़। फिजिकल एविडेंस मतलब वो हमारे हाथ में आ गया है और मार्केट में लॉन्च हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन था। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।